हम लोग अभी क्या है ना कि फ़ोन एक बार साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और हम लोग अभी क्या है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में बुक के डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मतलब बुक में क्या बातें लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन है वगैरह। पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, प्रैक्टिकली किस किस इंडस्ट्री में ये अप्लीकेबल होता है वो समझेंगे। उसके बाद सम्स करने के लिए हम लोगों के पास क्या प्रोसेसिंग है, क्या अकाउंटिंग गाइडलाइन है इसके लिए कॉस्ट का, वो हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। ठीक है। बुक में जो मीनिंग दी होती है, किसी भी टीचर का आप नोट्स देखो या किसी भी ऑथर का आप बुक फॉलो करो, तो थ्योरेटिकल प्रोसेस जो होती है ना, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंसेस, वो जनरली क्या होता है, सेम होता है। तो अभी हम लोग क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका कि किस इंडस्ट्रीज में ये सब चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं वो थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सम्स करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सम्स में मूव करेंगे। ठीक है। 3 वर्ड यहाँ पर लिखा है मैंने, आप देख रहे हो, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट। ठीक है। एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर एक लाइन में इसका मीनिंग बताना चाहें तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अगर एक ही रॉ मटेरियल को यूज करके हम लोग एक प्रोडक्शन प्रोसेस में मूव करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल सेम है, प्रोडक्शन प्रोसेस में मूव किए, और अगर उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जा रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है। लाइन को फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत सिंपल लाइन है। एक ही रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो और आपको प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिल जा रहा है, और उन दोनों प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू मोर और लेस इक्विवेलेंट है, सेम है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल सेम रहेगा, मेन पॉइंट ये है, रॉ मटेरियल सेम रहेगा, और दूसरा कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा उसका मार्केट वैल्यू भी हम लोगों का सेम रहेगा। ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना 19-20, समझ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मार्केट वैल्यू में नहीं होगा। तो इस तरह का जो भी प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है। किस किस इंडस्ट्री से हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जांपल, तो हमने यहाँ 2-3 लिखा है, आप देखिएगा। जैसे पहला इसका एग्जांपल लिया है डेयरी इंडस्ट्री से, तो आपका इसमें रॉ मटेरियल एक ही होता है, मिल्क, लेकिन आपको प्रोडक्ट कितना मिल जाता है उसी से, बटर भी मिल जाता है और चीज भी मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट है, और दोनों का मार्केट में जो वैल्यू है वो भी क्या है, मोर और लेस सेम रहता है। दूसरा देखिए ऑयल रिफाइनरी से लिए। ऑयल रिफाइनरी में जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो रॉ ऑयल निकाला जाता है जमीन से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। और उससे फिर हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, दिख रहा है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, हम लोगों का ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है। सिंपल वे में जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद आप देखिए शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है पता है, शुगर केन। शुगर केन रॉ मटेरियल है, शुगर इंडस्ट्री में जाता है, तो उसी से हम लोगों को चीनी भी मिल जाता है, और उसी से एक प्रोडक्ट और निकलता है जो आपको पता शायद ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोलेसेस। क्या बोलते हैं, मोलेसेस। मतलब शुगर भी मिल रहा है और मोलेसेस भी मिल रहा है, और दोनों का इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस भी होता है। कहाँ इंपॉर्टेंस होता है वो हम आपको बता दें। शुगर का इंपॉर्टेंट तो आप देख ही रहे हो, हर दिन हर व्यक्ति ज्यादातर कंज्यूम करता है ये शुगर। मोलेसेस क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट हम लोगों को शुगर इंडस्ट्री में मिलता है, इसको यूज किया जाता है जनरली चॉकलेट बनाने में। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चॉकलेट बनाती है, आप देखिएगा, आप लोग यूज करते होगे खाने में, बड़ी बड़ी कंपनियां जितना भी बड़ा बड़ा ब्रांडेड चॉकलेट बनता है उसमें मीठा तो डाला जाएगा ना भाई, तो मीठा डायरेक्ट शुगर नहीं डाला जाता।
शुगर के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट निकलता है शुगर इंडस्ट्रीज में मोलेसेस के नाम से, इसको यूज किया जाता है चॉकलेट बनाने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये दोनों क्या हो गया, इसका ज्वाइंट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का सिंपल मीनिंग क्या बोल रहा है कि एक ही रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में जब मूव कर रहे हैं तो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिल जा रहा है और उन सारे प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू सेम हो रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसका मार्केट वैल्यू मोर और लेस क्या होता है, सेम। बाई प्रोडक्ट में एक मेन प्रोडक्ट बनता है, जैसे मेरा टारगेट है एक मेन प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमको साइड में और एक प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, इंसिडेंटली, मतलब हम नहीं चाहते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो मिल गया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बाई प्रोडक्ट। समझे? जैसे जब हम लोग गुस्से में बोल देते हैं ना घर वालों को कि हाँ हमको तो मतलब पता नहीं रास्ते से उठा के लाया गया है, जब हम लोग झल्लाते हैं तो ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं कभी कभी, तो उसका मतलब क्या है कि आप मेन प्रोडक्ट नहीं हो, आप इंसिडेंटली चले आए। समझे? आपको इंटेंशनली नहीं लाया गया, आप इंसिडेंटली चले आए, तभी तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। समझे? तो इसका मतलब हम लोग मेन प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग बाई प्रोडक्ट हैं। हम लोग उस समय क्या करते हैं ये बात बताना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो बाई प्रोडक्ट में आप देखिएगा, बाई प्रोडक्ट का मीनिंग क्या समझे कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट एक हमको मेन चाहिए, लेकिन उस मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट हमको मिल जा रहा है जो कि हम चाहते नहीं हैं, और उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू भी मेन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, बहुत लोअर होगा, न के बराबर, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं बाई प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? अगर मार्केट वैल्यू सेम है और दोनों प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है तब तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, और मेन प्रोडक्ट अलग है और उसके साथ एक प्रोडक्ट इंसिडेंटली बन के निकल गया, इसका मार्केट में उतना वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का बाई प्रोडक्ट। ठीक है? देखिए आप एग्जांपल देखिए और क्लियर समझोगे। जैसे डेयरी इंडस्ट्री में बटर एंड चीज, आपको क्या बताया गया था अभी कि ये हम लोगों का ज्वाइंट प्रोडक्ट है ना? तो इसको हम लोग बटर एंड चीज को ना हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, और ये जो बटर मिल्क मिल जाता है इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। अभी समझे? आप दूसरा एग्जांपल ले लो राइस मिल का। जैसे राइस तो खेतों में क्या होता है, पैडी, जिसको हम लोग धान बोलते हैं, है ना? धान हुआ खेतों में, फिर वो राइस मिल में जाता है, तो हमको तो धान से क्या चाहिए होता है, चावल। तो मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, चावल। लेकिन जब राइस मिल में उसकी प्रोसेसिंग होती है तो हम लोगों को चावल के साथ साथ उसका छिलका भी तो मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हस्क। समझ रहे हैं? हम लोग इसको ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, भूसा, जो छिलका मिल जाता है ना? तो ये हम लोगों का इसमें क्या है ना, राइस मिल में राइस जो हुआ वो हम लोगों का मेन प्रोडक्ट हुआ, और जो हस्क है वो हम लोगों का बाई प्रोडक्ट हुआ। शुगर इंडस्ट्री में देखिए शुगर एंड मोलेसेस, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए है ना, ये शुगर इंडस्ट्री में शुगर एंड मोलेसेस हम लोगों का हो गया मेन प्रोडक्ट, और फाइबर जो निकल जाता है वो हम लोगों का हो गया बाई प्रोडक्ट। क्योंकि आप शुगर केन को यूज करोगे तो रस तो अलग निकलेगा, उसका छिलका भी तो निकलेगा, तो वो छिलका क्या हो जाता है, बहुत रद्दी के भाव में, स्क्रैप के वैल्यू में बेचकर कुछ यूज किया जाता है, और वो हम लोगों का क्या हो जा रहा है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है? उसका मार्केट में इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस होगा, जितना शुगर का इंपॉर्टेंस होगा उसके छिलके का उतना इंपॉर्टेंस होगा नहीं, है ना? शुगर का एक अलग इंपॉर्टेंस होगा, छिलके का कम इंपॉर्टेंस होगा, तो ये छिलका जो है, फाइबर जो है, वो हम लोगों का क्या है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है? और यहाँ कॉटन मिल का एक एग्जांपल लेनी है, तो कॉटन जो होता है वो हम लोगों का होता है मेन प्रोडक्ट, और जो कॉटन का बीज निकल जाता है वो हम लोगों का हो जाता है बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? तो एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाई प्रोडक्ट का जो एग्जांपल हमने लिखा है उस एग्जांपल में दोनों मिला के लिखा है कि उसमें मेन प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है। ठीक है? आप लोग जैसे जब
स्टेटमेंट बनाकर लिखोगे, सपोज करो आप बाई प्रोडक्ट का डेयरी इंडस्ट्री का एक पूरा स्टेटमेंट बना के लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, बटर एंड चीज आर द मेन प्रोडक्ट इन डेयरी इंडस्ट्री एंड बटर मिल्क आर द बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? अब हमारे पास एक और वर्ड इसमें मिलेगा पढ़ने को आपको, जिसको हम लोग नाम देते हैं को प्रोडक्ट। ठीक है, को प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो साथ साथ बने, लेकिन जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट में बोला गया है कि साथ में बन रहा है और दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू भी सेम है। बाई प्रोडक्ट में बोल रहा है साथ साथ बन रहा है, लेकिन एक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है, एक प्रोडक्ट का वैल्यू कम है ना। को प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहां भी प्रोडक्ट हमारे एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं, समझे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाए वो सेम हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो सेम हो। समझ रहे हैं? आपको प्रोडक्ट मिलते जुलते दिखेंगे, जैसे सेम टाइप का, आपको लगेगा ये सेम टाइप का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है अलग अलग, उसके रॉ मटेरियल हो सकते हैं अलग अलग हो। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अब एक बार एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एग्जाम्पल लिए। ठीक है, आप कार मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो कार मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उसमें आप देख रहे हो क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कार, बसेस, ट्रक, लेकिन तीनों का जो प्रोसेसिंग होगा तो तीनों का प्रोसेसिंग अलग अलग होगा। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, जैसे एक कंपनी है, एक एग्जांपल देख लो आप, एक कंपनी आइसर मोटर, वो तो 4 व्हीलर ट्रक भी बनाता है, 4 व्हीलर ट्रक बना रहा है, और वो 2 व्हीलर का जो आपका रॉयल इनफील्ड बाइक आता है वो भी उसी की मैन्युफैक्चरिंग है। समझ रहे हैं? तो क्या ऐसा होगा कि वो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और उसमें वो बाइक निकल गया प्रोडक्ट बन के? ऐसा होगा क्या? नहीं ना होगा। उसको तो ट्रक वाले मैन्युफैक्चरिंग में जब जाना होगा तो उसी मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करना होगा और ट्रक ही बन के निकलेगा। लेकिन वो सेम इंडस्ट्री में है तो वो चाहे तो क्या कर सकता है कि एक 2 व्हीलर बाइक भी प्रोड्यूस कर सकता है। एक जगह दो चीजें, हाँ, वो आपको देखने में लगेगा कि ये दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उन लोगों का रॉ मटेरियल हो सकता है कि अलग अलग हो। समझ रहे हैं? तो इस तरह का जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? को प्रोडक्ट। ठीक है, और देखिए दूसरा एक लिखा है फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल, कि अगर आपको सीलिंग फैन बनाना है तो प्रोसेसिंग वैसा ही होगा, और आपको अगर टेबल फैन बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होगी। समझ रहे हैं? लेकिन दोनों एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दोनों को प्रोडक्ट है, माने सर्विस जो दे रहा है ना दोनों, वो सेम टाइप का बोल सकते हो कि सेम टाइप का सर्विस दे रहा है। ठीक है, फुल्ली नहीं लेकिन पार्शली वो लोग सर्विस क्या होता है सेम टाइप का देता है, लेकिन उन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उन लोगों का रॉ मटेरियल सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? को प्रोडक्ट। जैसे फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री में देखिए, अलमीरा बन रहा है, चेयर बन रहा है, टेबल बन रहा है, तो तीनों का बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो अभी हमने आपको क्या बताया, सिंपल सेंस में 3 चीजों का मीनिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है और को प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरली कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, तो डिफरेंस तो हम लोग क्या होता है खुद से भी उस पॉइंट को फॉलो करके बना के लिख देते हैं, होता है कि नहीं। और आप देखिए एक बार मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। आपको जो डिफरेंस अभी बताया गया, जो अभी मीनिंग बताई गई है, उसी को फॉलो करके आप देखोगे आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा है नेचर। नेचर क्या है ज्वाइंट प्रोडक्ट का? ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्ट। जैसे राइस मिल में हम लोग राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या है? राइस बनाना, राइस प्रोड्यूस करना, लेकिन हम लोगों को भूसा भी मिल जा रहा है, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। क्लियर है? दूसरा लिखे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
तो ज्वाइंट प्रोडक्ट में जितना भी प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है सबका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इक्वल होता है, समझ रहे हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस रहेगी, मैंने पहले भी कहा कि 19-20 हो सकता है। जैसे आप बोलोगे कहाँ, पेट्रोल और डीजल का प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज रहता है, तो थोड़ा सा ही चेंज रहता है। पेट्रोल अगर 90 का मिल रहा है तो डीजल 82 का मिलेगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पेट्रोल आपका 90 का मिल रहा है तो डीजल आपका 9 रुपया का मिलेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। लेकिन राइस मिल में आप देखो, राइस अगर 90 रुपया केजी मिल रहा है तो उसका भूसा जो है 9 रुपया केजी मिलेगा, क्योंकि उसका भूसा मेन प्रोडक्ट नहीं है। वो किस लिए काम आएगा? जानवरों को खिलाने के काम आता है। तो जिनका उस तरीके का काम होगा वो लोग वो क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। तो प्राइस का डिफरेंस आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, समझ रहे हैं। तो बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमारा इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट में हम लोगों का स्मॉल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है बाई प्रोडक्ट का। सेल्स वैल्यू, ज्वाइंट प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू हाई होगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू लो होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, प्राइमरी टारगेट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का मेन टारगेट होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट क्या है, इंसिडेंटली प्रोड्यूस इन एडिशन टू ज्वाइंट प्रोडक्ट, इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो जा रहा है। जो भी हम लोग पहले समझें उसी के बेस पर ये डिफरेंस लिखा हुआ है। और यहां पर एक पॉइंट लिखा है, सर्टेनिटी ऑफ मार्केट, मार्केट किस तरीके से डील करता है। तो आप ज्वाइंट प्रोडक्ट का ना सेल्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आप ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाए तो आप सोच सकते हो कि इस भाव में हम लोग इसको बेचेंगे, इसका मार्केट प्रिडिक्टेबल है। लेकिन आप बाई प्रोडक्ट का मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें लिखे हैं क्या, सेल्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्लियर है। तो आप कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री और मीनिंग क्लियर होने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब कि जब हम लोगों के पास सम्स आएगा तो सम्स में हम लोगों को करना क्या रहेगा। तो एक पॉइंट में अभी आपको बताता हूं, वो ध्यान रखिएगा। फिर जब हम लोग सम्स में एक एक करके मूव करेंगे तो वहां पर थोड़े क्लियरेंस, जब हमारे पास न्यूमेरिकल सम्स होंगे तो वहां पर भी और क्लियरेंस मिलते रहेंगे, ठीक है। दरअसल होगा क्या यहाँ पर कि हम लोगों के पास कुछ कॉस्ट दिए रहेंगे और हम लोगों से ये बोला जाएगा कि जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट निकला और बाई प्रोडक्ट निकला, इसके कॉस्ट को आप क्या करो, सेग्रीगेट करो, अलग अलग करके बताओ। टोटल में भी अलग अलग करके बताओ और यूनिट में भी अलग अलग करके बताओ कि इनका कॉस्ट सेपरेट करके कितना होगा। एक बेसिक कैलकुलेशन ये रहेगा, ठीक है। अब कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, जैसे 3-4 प्रोडक्ट मिल गया तो तीनों चारों का अलग अलग कितना कॉस्ट होगा, इसको एलोकेट करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मेथड प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। वो मैंने इस साइड में लिखा है, दिख रहा है आपको। वेरियस मेथड ऑफ एलोकेटिंग शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, माने ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग जब प्रोड्यूस किए तो हम लोगों का कॉस्ट तो एक साथ लगा, लेकिन अगर 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया तो तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट हम लोगों को क्या करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, एलोकेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो वो अलग अलग करने का क्या तरीका होगा, उस तरीका के लिए हमारे कॉस्टिंग गाइडलाइन में कुछ मेथड प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस मेथड का नाम मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला मेथड लिखे हैं फिजिकल यूनिट मेथड। थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं, फिर सम्स में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा ये देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड का क्या नाम लिखे हैं, फिजिकल यूनिट मेथड। नाम से समझ में आ रहा है, देखना। इस मेथड में क्या होगा, जब हम लोगों का कॉस्ट एलोकेट किया जाएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, समझे। लेकिन इस मेथड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, सारे मेथड एप्रोप्रिएट हैं, सम्स रहेगा उसमें मेथड का नाम मेंशन रहेगा कि इस मेथड से आप सम्स को बनाओ, समझे। और अगर मेथड का नाम मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन सुटेबल रहेगा वो मेथड फॉलो करके हम लोग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। लेकिन हर मेथड का मीनिंग और ये जानना कि ये मेथड सुटेबल है या नहीं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फर्स्ट वाला मेथड हमने क्या बताया, फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड बता रहा है कि आपका पास अगर 2 प्रोडक्ट हो गया तो आप दोनों प्रोडक्ट को उसके यूनिट के हिसाब से, कितना कितना यूनिट मिला है उसके हिसाब से कॉस्ट बांट दो।
या उसका वेट कितना कितना है उसके हिसाब से दोनों को बांट दो, समझ रहे हैं। लेकिन इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो तुम्हारे पास दो ज्वाइंट प्रोडक्ट हुए और एक प्रोडक्ट उसमें जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया और एक गैसियस फॉर्म में हो गया, तो उस समय यूनिट के बेस पर बांटना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। या मान लीजिए आपने प्रोडक्शन प्रोसेस किया और प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका दो प्रोडक्ट मिल गया, एक सॉलिड के फॉर्म में मिला है और एक लिक्विड के फॉर्म में मिला है, तो उसमें दोनों का यूनिट कैसे अलग करोगे, समझ रहे हैं। एक का यूनिट अलग हो जाएगा, दूसरे का यूनिट अलग हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है, ये मेथड ज्यादा सुटेबल नहीं होता। जैसे जब शुगर इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है तो जब हम लोगों को शुगर मिलता है ना, वो मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और जो मोलेसेस मिलता है वो मिलता है लिक्विड फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये मेथड क्या बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट आप अपने कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड बताता है कि जितना आपका टोटल कॉस्ट है उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो और जो रेट निकले उस रेट से हर प्रोडक्ट का यूनिट मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ये मेथड बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आप लोग जो है ना इस तरीके का कैलकुलेशन किए हो, यानी सिंपल सेंस में बोले ना तो रेशियो वाइज बांटना। जैसे 3 प्रोडक्ट बन गया, एक का आया 40 यूनिट, एक का आया 30 यूनिट, फिर एक का आया है 30 यूनिट, तो 40 30 30 टोटल 100 यूनिट्स है। और कॉस्ट मान लीजिए है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 और उसके बाद जो रेट आएगा इंटू 40 इंटू 30 और इंटू 30, जितना जितना यूनिट्स है करके आप एवरेज बेसिस में बांट दीजिए, ठीक है। तीसरा मेथड जो है हम लोगों का वो बोलता है रिवर्स कॉस्ट मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो हम लोगों को कॉस्ट मिलता है उसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जब उन लोगों को अलग किया जाएगा ना प्रोडक्ट को, उसका जो खर्च रहेगा वो भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे और हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक दो बातें हैं ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ मीनिंग समझते हुए चलते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे तो वहां पर आपको कैलकुलेशन और बेटर समझ में आएगा। ऐसे क्या होता है, कभी कभी हवा में जब हम लोग किसी भी मीनिंग के बारे में बताते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होगा। जब कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैलकुलेशन को समझेंगे। अभी हम लोग ये जानते हैं कि अगर इस मेथड का नाम दिया रहेगा तो उसकी सिंपल सेंस में एक लाइन में मीनिंग क्या हो रही है, हम लोगों का स्टेप लेने का तरीका क्या होगा, ये सिर्फ समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नेक्स्ट वाले मेथड में क्या बोल रहा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड बताता है कि मार्केट में आप कितना रियलाइज कर सकते हो उस प्रोडक्ट का वैल्यू, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अभी रियलाइजेबल वैल्यू और सेल्स वैल्यू दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। रियलाइजेबल वैल्यू जैसे हम लोग एस्टिमेशन करके भी लगा सकते हैं कि इतना रियलाइजेबल वैल्यू होना चाहिए, और जो सेल्स वैल्यू होता है वो हम लोगों का एक्चुअल वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड। जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज को क्रूड फॉर्म में निकाले हैं, रॉ फॉर्म में निकाले हैं, तो इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके मतलब और बेटर बना के मार्केट में जब बेचा जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, ये हम लोग एक प्रिडिक्ट करते हैं और उस प्रिडिक्शन के बेस पर हम लोग सारे कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। तो एक ये मेथड ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। मतलब अगर हम लोग इसको पूरा फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, सिर्फ इसको उस पॉइंट तक ले आएं जहां पर हम लोग इस प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट पे अगर हम लोग इसको बेच देते हैं तो मार्केट से क्या वैल्यू रियलाइज होगा, उस वैल्यू के बेस पर भी हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है, एक है प्रोसेसिंग के बाद का वैल्यू, और एक है कि नहीं अभी हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट निकाले,
उसका हम लोग अभी उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर अब हम उन लोगों को अलग करने जा रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे मार्केट में इसका क्या वैल्यू हो सकता है, उस वैल्यू को देखकर भी हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लिखा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग मार्केट में एक एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका वेट, उसका वॉल्यूम, उसके डिमांड के हिसाब से हम लोग एक सर्वे करेंगे मार्केट में। जिसका जितना इंपॉर्टेंस होगा उसको उतना वेटेज देंगे और उस वेटेज के हिसाब से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट सेपरेशन करेंगे। ठीक है, एक होता है ना कि जैसे आप एक एनालिसिस कर लो, आपके पास 3 प्रोडक्ट है तो एक सर्वे कर लो और निकाल लो कि इन तीनों प्रोडक्ट में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ए बी सी है और हम देख रहे हैं बी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद सी का है, उसके बाद ए का है, तो हम लोग क्या करते हैं उसी हिसाब से एक वेटेज दे देते हैं और वेटेज जो देंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉस्ट तीनों में सेपरेट करेंगे। और सबसे लास्ट एक लिखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में 2 तरीके का कॉस्ट जनरेट किया जाता है, यहां लिखा नहीं हमने। एक हम लोगों का इसमें निकलता है फिक्स कॉस्ट, इसमें 2 तरीके का कॉस्ट कर दिया जाता है और एक कर दिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो यूनिट वाइज कैलकुलेट कर दिया जाता है, यूनिट वाइज या फिर क्वांटिटी वाइज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया जाता है और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया जाता है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हम लोगों को मिलता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट या क्वांटिटीज के बेस पे कैलकुलेट करके सेपरेट करते हैं और फिक्स कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेस पे सेपरेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, जनरली सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो फिगर मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हम लोग यूज करेंगे किसमें, ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बाई प्रोडक्ट के केस में भी कुछ मेथड हो सकता है। तो बाई प्रोडक्ट के केस में क्या है, 3 मेथड होते हैं। आपको बता दें, शुरू से एक लाइन चल रहा है हम लोगों का कि बाई प्रोडक्ट का उतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं होता, ये तो इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो गया, स्मॉल वैल्यू है इसका मार्केट में, है ना। तो सिंपली क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए इसका स्मॉल वैल्यू है, बहुत ज्यादा स्मॉल, जैसे आपका मेन प्रोडक्ट 90 में बिक रहा है तो बाई प्रोडक्ट 9 रुपए में बिक रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर स्मॉल वैल्यू होता है तो सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि अगर बाई प्रोडक्ट का स्मॉल वैल्यू है तो उसको आप लोग सिंपली क्या करोगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। और अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट या लार्ज वैल्यू है, लार्ज वॉल्यूम है इसका और इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए ऐसा केसेस है, ठीक है, 3 ही पॉइंट है। पहला तो सिंपल है, स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल वैल्यू है, तो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर मान लीजिए लार्ज या इक्विवेलेंट वॉल्यूम है तो उसका कैलकुलेशन फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसा ज्वाइंट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन लेंगे, जो भी मेथड अप्रोप्रिएट सुटेबल चूज करके, उसी प्रोसेस में फिर हम लोग बाई प्रोडक्ट का भी कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको फिर से ओवरव्यू करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट में लगे कि ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए तो मैं उसको रिपीट कर देता हूं, और अगर ये सारा पॉइंट क्लियर रहेगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि जब न्यूमेरिकल सम्स हमारे सामने आएंगे तो उसको करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।